मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं। और आज जब मैं आया हूं तो यह सोच कर आया हूं कि आज प्रश्नावली 4.3 को आज हम लोग ख़त्म करेंगे। और आज के बाद फिर हम लोग जो है एक नए चैप्टर में, अगर समय बचता है तो इसी में नए चैप्टर को भी थोड़ा सा हम उसमें प्रारंभ करेंगे। ठीक है भाइयों, बिना देर किए और अपने सवाल नंबर 10 पर आते हैं। लेकिन अगर इसके पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, कमेंट्स लास्ट में करिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिए, तब जाके आपको आनंद आएगा। अगर शुरू से लास्ट तक आपने देखा तो मैं एकदम 100% आपको वादा करता हूँ कि एकदम जो है कहीं से भी सवाल को आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। केवल मेरे साथ बने रहिएगा, बिना समय गंवाए आइए देखते हैं सवाल नंबर 10। और सवाल नंबर 10 क्या कहता है? मैसूर और बेंगलोर, मैसूर और बेंगलोर दो स्थान हैं, उनके बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में नहीं लेना है। मध्य में कहाँ ठहर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से कितना अधिक है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी जितनी साधारण यानी मतलब जितनी ये क्या करते हैं सवारी गाड़ी जिस चाल से चल रही है उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल किसकी है? एक्सप्रेस गाड़ी की। सपोज मान लीजिए अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सवारी गाड़ी चल रही है तो अगर एक्सप्रेस गाड़ी की बात किया जाएगा तो 40 में 11 जोड़ दीजिएगा तो इसका मतलब वो किस चाल से चल रही है? तो 51 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। ठीक है, तो आइए कहा कि दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बताइए। तो क्या करना है भाई, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल किस पर निर्भर है? सवारी गाड़ी पर। तो एक काम करते हैं, पहले सवारी गाड़ी का ही मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा है, x km प्रति आवर है। ध्यान दीजिएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं ये आपका ये मैसूर है, ये क्या है? मैसूर है, ये मैसूर है और ये क्या है? बेंगलोर है। बेंगलोर है और इनके बीच की जो दूरी टोटल कितनी है आप देख सकते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो दूरी तो वही हो गया। चाल देखिए, इसमें दो गाड़ियां हैं, एक सवारी गाड़ी है और एक एक्सप्रेस गाड़ी है। तो मान लिया सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दो स्थान थे मैसूर और बेंगलोर और इनके बीच की दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर। तो लिखेंगे ऐसे लिखिएगा, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी? तो निकल कर आएगा दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 132। लिखेंगे 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। समय का क्या होता है? सूत्र निकल कर आता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे हो जाएगा चाल और पहले समय को t1 से मान ले रहे हैं। t1 बराबर और दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना है? 132 किलोमीटर। और किस चाल से चल रहे थे? तो निकल कर आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ हो जाएगा और समय का मात्रा क्या होता है? घंटा बचेगा। क्यों? क्योंकि किलोमीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी की, अब बताइएगा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ये किसकी है? तो निकल कर आएगा सवारी गाड़ी की। और हमें अब एक्सप्रेस गाड़ी की निकालना। तो जब एक्सप्रेस गाड़ी की बात करते हैं तो एक्सप्रेसवा जो है, जो एक्सप्रेस गाड़ी जो है वह 11 किलोमीटर प्रति घंटे की का अधिक स्पीड से चल रहा है। तो क्या करना है? x में 11 किलोमीटर जोड़ दिया जाएगा। अब लिखेंगे ये साधारण गाड़ी की हो गया, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस
बराबर क्या हो जाएगा, साधारण गाड़ी की चाल और घन क्या करेंगे 11 जोड़ दीजिएगा। अब ये हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। फिर अब लिखेंगे जैसे x किलोमीटर प्रति घंटा था तो लिखे हो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ऐसे ही अब क्या लिखेंगे x धन 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो लिखेंगे x धन 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तय करने में लगा समय। और समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे चाल। इस समय को हम t2 से लिख दे रहे हैं और दूरी पे 132 है और चाल कितना है, तो चाल है x धन 11, ये हो जाएगा x धन 11 और ये मात्रक क्या होगा घंटा, क्या होगा घंटा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। और प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न ये है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी जो है जो समय लगा रही है वह सवारी गाड़ी से कितना समय 1 घंटा कम समय लगा रही है। तो यहाँ लिखेंगे एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लगा समय एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लगा समय बराबर सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय धन क्या -1 ध्यान दीजिएगा। करा है जो एक्सप्रेस गाड़ी है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी, वो सवारी गाड़ी से कितना कम समय लेती है 1 घंटा कम समय लेती है। तो एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लगा जो समय है वो सवारी गाड़ी द्वारा लगे समय में से क्या करते हैं 1 घंटा दीजिएगा। जैसे सपोज है अगर सवारी गाड़ी 15 घंटा में चलती है तो जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो उससे 1 घंटा कम में पहुंचाएगी। अर्थात जो 15 था उसमें 1 घंटा दीजिएगा, कितना बचेगा 14 या 14 चलती है अगर सवारी गाड़ी, तो जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो 1 घंटा कम समय लेगी। अर्थात कितना समय लगेगा 13 घंटा लगेगा। तो एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लगा समय, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा ये लगा समय है ना, ये t2 है, ये t2 है। और यहाँ देख सकते हैं इसको हम t2 लिख दे रहे हैं बराबर ये क्या है t1 है। अब t2 का मान आप देख सकते हैं क्या है, t2 का मान है 132 बटे x धन 11 है और बराबर t1 का मान देख सकते हैं। t1 का मान क्या है, t1 का मान दिखेगा यहाँ 132 बटे x है, 132 बटे x है तो बराबर हो जाएगा 132 बटे x माइनस का होगा 1। अब क्या करना है, इस 1 को पक्षांतर करिए और इसको इधर करते हैं तो 1 इधर आएगा तो ये हो गया 132 बटे x, ये धन इधर जाएगा क्या होगा -132 बटे हो जाएगा x + 11। यहाँ से 1 है, इन दोनों में से 132 का अपन ले लेंगे, इन दोनों का लॉस हो जाएगा गुणनफल करूंगा x + 11। ठीक है, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ 132 निकल गया, यहाँ हो जाएगा x + 11 और माइनस का होगा x से x काट दीजिएगा और इसके बटे 1 मान के 1 से इसको गुणा कर दिएगा, 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। अर्थात x का x गुणा क्या होगा x² और धन क्या होगा 11x बराबर। अब 11 की संख्या कर 11 दूनी 22 होगा, 11 के 35 और 2 35 और 11 का 11 और 11 3 क्या होगा 14 52 हो जाएगा। 75 करेंगे तो x² धन 11x - 1452 बराबर किसका हो गया 0 के। अब आप देख सकते हैं 11 में 11 दूनी 22 हो गया, 11 के 35 और 2 35 हो गया और 11 का 11 और 11 3 कितना हो गया 14, इसको
पक्षांतर कर देंगे। अब इसका 1452 का खंड गुणनखंड करिए, कि गुणा करने पर 1452 आना चाहिए, जोड़ने का नाम कितना आना चाहिए 11। तो सबसे बेस्ट रहेगा 44 और 35, तो यहाँ लिख देंगे इसका खंड होगा 44 35, तो एक्स स्क्वायर धन 44 एक्स माइनस 33 एक्स और फिर क्या माइनस 1452 है बराबर 0 हो जाएगा। इसमें से आप x कॉमन लेंगे तो x धन 44 होगा, माइनस 33 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x धन 44 बराबर 0। यहाँ से दोनों को नेक्स्ट x धन 44 है कोष्टक में, तीसरे कोष्टक में x माइनस 33 है बराबर 0। यहाँ से x के दो मान निकालेंगे, एक आपका x धन 44 बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 33 बराबर भी 0 होगा। इस तरह से x का मान माइनस 44 होगा जो कि अवग्राह होगा और x का मान 33 होगा। तो कहने मतलब x क्या, तो x निकल कर आएगा सवारी गाड़ी की औसत चाल की, तो सवारी गाड़ी की औसत चाल हो जाएगी, अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी प्रकार आइए तो रेलगाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल निकालिए, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल किसके बराबर है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल यहाँ देखेंगे x धन 11 के बराबर है, क्या लिख देंगे x धन 11 और x का मान रखेंगे तो 35 और 35 में 11 जोड़ दीजिएगा 44, यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से देखेंगे तो एक्सप्रेस गाड़ी और सवारी गाड़ी की चाल आसानी से निकल गई। एक बार सैद्धांतिक निगाह से देखने का प्रयास करते हैं। मैसूर और बैंगलोर दोनों के बीच की दूरी कितनी है 132 किलोमीटर, और इस 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी सवारी गाड़ी जो है मैसूर से बैंगलोर तक अगर मान लेते हैं वह 33 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से जा रही है, या दोनों जगह है मैसूर से बैंगलोर तक की दूरी वह 15 घंटे में तय करती है। तो जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो उससे 1 घंटा कम लेगी, अर्थात कितने घंटे पहुंचा देगी 14 घंटे पहुंचा देगी। तो कह रहा था कि इन दोनों की अलग अलग चाल बताइए, लेकिन उसके अंतर्गत और ये भी दिया है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से कितना अधिक है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो मान लेंगे माना सवारी गाड़ी की औसत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर। अब लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, इसको t1 से लिख देंगे। और समय का क्या होता है दूरी बटे चाल 132 बटे और चाल क्या था आपका 1 था ना, क्या x है तो घंटा हो गया। अब आइए एक्सप्रेस गाड़ी की चाल निकालना है, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल आप बताइए क्या है। पहला एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से कितना अधिक है 11 है, तो सवारी गाड़ी की औसत चाल x है और 11 जोड़ देंगे तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो गया। अब फिर लिखेंगे x धन 11 11 किलोमीटर घंटे की चाल से 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय t2 बराबर दूरी तो 132 होगा और चाल क्या होगा x धन 11 होगा। प्रश्न के अनुसार एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लगा जो समय है वह सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय से कितना घंटा कम है 1 घंटा कम है। आया था 1 घंटा अधिक है तब प्लस कर देते, ठीक है, 1 घंटा कम था तो -1 कर देंगे। अब ये t2 था, ये t1 है, आइए ये t1 है -1, तो t2 का मान आप देख सकते हैं। t2 का मान निकालें 132 बटे x धन 11 बराबर और t1 का मान है 132 बटे x -1 है, और इसको उठा के इधर कर दिए और 132 दोनों में से निकाल दिए हैं। यहाँ पर बचा दोनों का लसा x + 1 के 11 हो जाएगा, इसका यहाँ का इसका यहाँ का होगा x + 11, इसका इसका टुकड़ा होगा -x काट दीजिएगा और इन दोनों का x का x टुकड़ा होगा x² और x का 11 होगा तो 11x, इसमें 1 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा x² 11x और 11 के 132 गुणा करेंगे 1452 हो गया। पक्षांतर कर देंगे और 1452 का 2 खंड तलाशना है कि गुणा करने में 1452 आए, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए 11 है, तो 44 और 33, 44 में से 33 घटाओगे क्या आ जाएगा 11 है, और इस तरह से x का मान लेंगे, इसमें से 33 का मान लेंगे, तो जो यहाँ आता है वो यहाँ आता है, दोनों को वैल्यू कितना है इन दोनों को इसको कर देंगे। यहाँ से x के 2 मान है, जो ऋणात्मक और धनात्मक, तो
तो जो धनात्मक होता है वही जो है ये किसकी चाल है, सवारी गाड़ी की चाल। सवारी गाड़ी की चाल निकल गई। अब सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक किसकी चाल है, एक्सप्रेस गाड़ी की। तो एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल आप देख सकते हैं x 11 है। अब x के जगह 35 रखेंगे, 11 जोड़ देंगे 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने देखिए ये अंतिम सवाल है, 11 जो नंबर है। ये तेरा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी दो ठो वर्ग हैं और वर्ग क्या होते हैं, ऐसी आकृति जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, उसी को हम क्या करते हैं, वर्ग कहते हैं। तो दो वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है और यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो कहा दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पहले वर्ग, दो वर्ग है ना, तो पहले वर्ग को मानते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा क्या है, x मीटर है, x मीटर है। हमने मान लिया कि पहले वर्ग की भुजा कितनी है, x मीटर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, परिमाप निकालिए। पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, और वर्ग में परिमाप होकर क्या होता है, आप जानते हैं ये आकृति होती है, ये वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। परिमाप मतलब क्या, चारों भुजाओं का योग। अगर मान लीजिए ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, इन सबको जोड़ा जाए तो x प्लस x प्लस x प्लस x, 4 पर जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4x और 4x, x क्या थी, भुजा। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा, समझिएगा। तो जो वर्ग की परिमाप होती है वो किसके बराबर होती है, 4 गुणे भुजा के बराबर होती है। क्यों होती है कि परिमाप माने बाहरी माप, और बाहरी माप मतलब सभी भुजाओं का योग। ये x और वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं, तो इन चारों का योग करोगे तो 4x आएगा, होगा कि नहीं, 1x मिलकर 2x, 3x, 4x होगा ना, और 4 में x सही क्या है, एक तो मतलब भुजा भाई, तो 4 में क्या होता है, भुजा। तो याद रखेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा होता है। और इस तरह से देखा जाए तो पहले वर्ग की बात हुई है, पहले वर्ग की भुजा x है, तो पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4x मीटर, क्या होगा, 4x मीटर। अब कह रहा है कि यदि इनके परिमापों का अंतर कितना हो, 24 मीटर हो, तो लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप, यानी अंतर कितना है, 24 दिया है, 24, ध्यान दीजिएगा। यानी हमने मान लिया, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर है, तो पहले वर्ग लगे हाथ पहले वर्ग का परिमाप निकालिए। तो परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, और भुजा का मान क्या माने थे, x, तो 4x मीटर हो गया। अगर दोनों के परिमाप का अंतर देखेंगे, यदि उनके परिमापों का अंतर, यानी दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप, माइनस मतलब अंतर, अगर जब करना है तो कितना है, 24। आप देख सकते हैं दोनों का अंतर कितना है, 24। में से है घट ली तो कितना है, 24। अब दूसरे वर्ग का परिमाप हमको निकालना है, तो आइए बात करते हैं। और दूसरे वर्ग के परिमाप, अब आप बताइएगा, पहले वर्ग का परिमाप तो आप जान रहे, पहले वर्ग का परिमाप कितना है, 4x है। अच्छा, दूसरे वर्ग का परिमाप निकालने के यहाँ से तो लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप कितना था, 4x था, यहाँ हो जाएगा 4x बराबर कितना है, 24। इसको पक्षांतर कर दीजिए और यहाँ बचेगा क्या, दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 24, और ये माइनस है, इधर जाएगा क्या होगा, प्लस, धन 4x होगा, ठीक है। अब इसमें से अच्छा दूसरे वर्ग का परिमाप, तो आप बताइए पहले वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, तो दूसरे वर्ग के परिमाप का भी तो सूत्र यही होगा, क्या हो जाएगा, यानी लिख देंगे 4 गुणे भुजा,
4 गुणे भुजा और बराबर इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 4 6 24 और घन x होगा और इस 4 से 4 क्या होगा कट गया तो दूसरे वर्ग की भुजा निकली है। ये क्या निकला है दूसरे वर्ग की भुजा। दूसरे वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा कितना आ गया 6 प्लस x मीटर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या है प्रश्न के अनुसार ये है कह रहा है कि इनके वर्गों का क्षेत्रफल का योग तो लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल धन दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल और इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग कितना है तो निकल कर आ रहा है 468। और आप बताइए पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर। पहले वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे n वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और यहाँ दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भुजा स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल का सूत्र है बराबर 468। अब आप बताइए पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिखे हो पहले वर्ग की भुजा स्क्वायर तो पहले वर्ग की भुजा क्या थी पहले वर्ग का क्षेत्रफल है तो पहले वर्ग की भुजा लीजिएगा यहाँ हो जाएगा x का वर्ग धन दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है तो दूसरे वर्ग की भुजा लीजिएगा। अरे पहले का वर्ग के क्षेत्रफल है ना तो पहले का भुजा लोगे और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा क्या लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी थी 6 प्लस x का होल स्क्वायर और इसको 95 कर सकते हैं तो 468 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से बोलेंगे क्या होगा x स्क्वायर धन 6 का वर्ग 36 धन x स्क्वायर धन 6 दूनी 12x होगा माइनस 468 बराबर 0 हो जाएगा। एक x स्क्वायर एक दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर धन 12x और 468 में से 36 घटा दीजिए तो 8 में से 6 घटाएंगे क्या होगा 2 और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 और बचेगा क्या 4 यानी 8 में से 6 घटाएंगे 2 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 4 नहीं है 2 से क्या करिए भाग कर दीजिए 2 से दोनों बच्चों भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर धन 6x माइनस 2 दूनी 4 2 कम 2 2 6 12 बराबर 0। अब 216 का ऐसा खंड करो कि गुणा करें तो 216 है जोड़ देते हो घटा देते कितना आ जाएगा 6 तो 18 12 होगा 18 में 12 से गुणा करते हैं 18 में 12 लेते हैं 12 में 96 होगा और 12 कम 12 और 12 में 9 जोड़ देंगे 216 यानी 216 यानी 12 18 होगा। यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर धन 18x माइनस 12x माइनस 216 बराबर 0 हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं x का मान कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 होगा यहाँ से माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 होगा। इस तरह से दोनों को माइनस हो जाएगा x प्लस 18 दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x माइनस 12 बराबर किसके 0 के। यहाँ से आप देख सकते हैं x के दो मान निकलेंगे x प्लस 18 बराबर 0 और यहाँ से x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से आप देख सकते हैं x माइनस 18 होगा और x बराबर 12 मीटर। तो हमने आपको पहले बताया था जो धनात्मक मान होता वही लेते हैं तो x का मान 12 मीटर का मतलब क्या पहले वर्ग की भुजा x मीटर था इसका मतलब पहले वर्ग की भुजा कितनी थी 12 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी तो x का मान यहाँ रखेंगे ना तो 12 और 24 कितना हो जाएगा 18। तो ये पहले वर्ग की भुजा है। अब दूसरे वर्ग की भुजा निकाल लीजिए तो लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा का मान था 6 प्लस x लिखेंगे 6 प्लस x और x का मान 12 रख दीजिएगा x के मान 12 हो जाएगा 12 से 18 यानी 18 मीटर। इस तरह से दोनों वर्ग का क्षेत्रफल दोनों वर्ग का की भुजा हमने निकाल लिया। ठीक है तो एक बार सरसरी निकाल से और समझने का प्रयास करते हैं। दो वर्ग थे और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 था और यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं दोनों वर्गों की भुजाएं क्या है
हमने पहले वर्ग को टच किया, माना पहले वर्ग की भुजा कितनी है x मीटर। जैसे ऐसे छोटे छोटे दो वर्ग बना लेते हैं, ये छोटा है और ये क्या करेंगे बड़ा बनाएंगे। और ये इस वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब पहले वर्ग का परिमाण क्या होगा 4 गुणे भुजा और भुजा का मान x रख देना तो 4x मीटर हो जाएगा। अब दूसरे वर्ग का परिमाण करा कि दोनों के परिमाणों का अंतर कितना है 24, तो दूसरे वर्ग का परिमाण माइनस पहले वर्ग का परिमाण, भाई बड़का में से छोटका वर्ग के परिमाण को घटाइएगा तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। और हम पहले वर्ग का परिमाण तो जान ही रहे, पहले वर्ग का परिमाण हम कितना निकाले थे 4x, या 4x रखेंगे 75 करेंगे तो 24 + 4x हो जाएगा। दूसरे वर्ग का परिमाण निकल गया 24 + 4x। और वर्ग के परिमाण का सूत्र क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो यहाँ भुजा परिमाण में 4 गुणे भुजा लिखेंगे बराबर 4, इसका कामन ले लेंगे 4 कट गया। तो ये जो भुजा है वो किसकी बात हो रही है, अरे दूसरा का वर्ग के परिपक्व है ना, तो इसकी जो भुजवा भी होगी वो किसकी होगी दूसरे वर्ग की भुजा। और जब पहले का वर्ग का परिमाप रहेगा तो उसकी भुजा जो निकलेगी वो किसका होगा पहले वर्ग की भुजा होगी। तो ये जो भुजा निकला वो किसका निकला दूसरे वर्ग की भुजा। और इस तरह से 6 + x मीटर हो गया। प्रश्न के अनुसार पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है दोनों के वर्गों का क्षेत्रफलों का योग हो रहा है ना। अगर अंतर का घटा देते तो दोनों के पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 468 और पहले वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता भुजा स्क्वायर, इसका भी भुजा स्क्वायर। तो पहले वर्ग की भुजा क्या थी x थी तो x का वर्ग, दूसरे वर्ग की भुजा क्या थी 6 + x का होल स्क्वायर। इसको 95 करेंगे -468 और 0 यहाँ से बोलेंगे x स्क्वायर, इसको एक धन भी होल स्क्वायर से बोलेंगे पहले पद का वर्ग 36 हो जाएगा, धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद 6 दूनी 12x हो जाएगा -468 हो गया। अब x स्क्वायर x स्क्वायर देंगे x स्क्वायर धन 12x ये है 468 में से 36 घटा देंगे 432 हो जाएगा। 2 से सब में भाग कर देंगे x स्क्वायर 2 से सब कट जाएगा ना, 2 से 2 कट गया 2 × 12 2 से काटेंगे 2 × 4 2 × 12। आप 216 का ऐसा खंड करो कि गुणा कर दे तो 216 आ जाए, जोड़ दें तो घटाते कितना आ जाए 6 आ जाए। तो 18 12 होगा, 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और 18 12 गुणा करेंगे 216, इसमें से x कामन लेंगे तो x + 18 इसमें 12 -12 कामन लेंगे, अंदर किसी को बदल जाएंगे तो x + 18 और 0। अब x + 18 क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन -12, इस तरह से x के दो मान होंगे, ये अग्राह्य होगा जबकि ये वाला क्या होगा ग्राह्य होगा। तो ये x क्या था आप x देख सकते हैं पहले वर्ग की भुजा था। अब हमें दूसरे वर्ग की भुजा निकालना है तो दूसरे वर्ग की भुजा का मान क्या था 6 + x, 6 + x और x का मान निकाले हो 12, तो 12 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 मीटर होगा। और इस तरह से ये आपका सवाल जो है समाप्त होगा और ये चैप्टर भी हमने आज इसको समाप्त कर दिया। अब अगला इसमें देखिएगा द्विघात समीकरण के विविधीकरण, जिसके अंग्रेजी होती है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होता क्या है ध्यान दीजिए। तो आप जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण आप जानते हैं क्या होता है ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर किसके होता है 0। ये द्विघात समीकरण, इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब इसके विविधीकरण कैसे निकालोगे, तो विविधीकरण के लिए देखिएगा विविधीकरण को हम d से लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का पहला अक्षर क्या होता है d, और d का सूत्र होता है b बराबर किसके b² - 4ac। याद रखेंगे विविधीकरण का ये सूत्र होता है कि d बराबर किसका होता है b² - 4ac, ठीक है। और ये b और ac कैसे निकलेगा, तो जो सवाल दिया रहेगा उस सवाल की तुलना आप ax² धन bx धन c बराबर 0 से करिएगा द्विघात समीकरण से। उससे a का मान b का मान c का मान निकालिएगा और जो मान आएगा वही मान इसमें रख दीजिएगा तो विविधीकरण निकल जाएगा। अब इसमें कहना होता है हम दोनों की प्रकृति निकालते हैं। विविधीकरण की सहायता से हेडिंग हो जाएगा, विविधीकरण की सहायता से मूलों की प्रकृति ध्यान दीजिएगा। पहला है कंडीशन ये चलता है यदि d इज ग्रेटर देन, यानी d बराबर लेते हैं, यदि d बराबर 0
यदि d बराबर 0 तब दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे। वास्तविक व समान होंगे। दूसरा कंडीशन होता है यदि t is greater than 0 तब दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे। और तीसरा इसमें कंडीशन आता है यदि t is less than 0 तब दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। अर्थात अधिकल्पित व काल्पनिक होंगे। तो देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण के जो व्युत्तर होते हैं इसकी अंग्रेजी होती है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण आप पढ़ते आ रहे हो ax² + bx + c = 0। व्युत्तर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। ये याद रखेंगे, d बराबर किसका होता है b² - 4ac। व्युत्तर की सहायता से मूलों की प्रकृति कैसे निकालोगे? अगर d का मान 0 आ गया, जैसे मान लो यहाँ b का मान, a का मान, c का मान इस सूत्र में तुमने भरा और सब कैलकुलेट करने के बाद इसका सरल किया, क्या गया 0। तो अगर 0 आएगा तो लिखेंगे दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक व समान होंगे। अगर d का मान यहाँ हम इसे सरल किया और d का मान जो है धनात्मक आ रहा है, d is greater than 0 यानी 0 से बड़ा मान, धन 1, धन 4, धन 5, धन 20, धन 1 लाख, अगर धन में आ रहा है यहाँ मान, तो लिखेंगे दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक व क्या होंगे? असमान यानी बराबर नहीं होंगे। और जब d का मान 0 आएगा तो क्या कहिएगा कि दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। और जब d का मान d is less than 0 यानी d का मान 0 से कम माने संख्या रेखा पर क्या? -1, -2, -3, -4, -5, अगर माइनस में आ रहा है तो दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात क्या होंगे? अधिकल्पित व काल्पनिक होंगे। जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका एक सवाल दिया गया 2x² धन 4x धन 8 बराबर क्या है? 0। ये आप देखिएगा। अब इसमें बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या है। इसमें क्या करना है? मूलों की प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा? इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे? द्विघात समीकरण से। और इसकी तुलना आप कैसे करेंगे? ax² धन क्या होगा? dx धन c बराबर 0। तुलना करते हैं, से तुलना देखेंगे तुलना कैसे होता है। x² तो a का मान कितना आ गया? 2, a का मान 2 आ गया। x है तो b का मान आप देख सकते हैं 4 है, c है तो c का मान कितना है? 8। अब क्या करोगे? हम निकालेंगे विविक्तर। क्या निकालेंगे? विविक्तर। और विविक्तर को हम किससे लिखते हैं? d से। और d बराबर किसका होगा? b² - 4ac। अब देखेंगे d का मान क्या था? 4 रखेंगे, 4 का कर देंगे, -4 पर a का मान रखेंगे 2, पूरे c का मान रखेंगे 8। सारे मान रखिए। अरे देखिएगा d का मान 4 था, -4 पर a का मान 2 था, c का मान 8 था। पूरा करेंगे 4 चौको 16 होगा, -4 दूनी 8 और 8 9 64। अब आप देख सकते हैं 48 हो जाएगा, 14 में 100 घटेगा तो 8 ये 48, लेकिन किसमें आ रहा है? माइनस में। तो बताइए d का मान क्या होगा? d का मान माइनस में आ गया। इसका मतलब क्या? d is less than 0। d का मान 0 से कम आ रहा है, 0 से कम आएगा तब माइनस होगा। अर्थात यहाँ है d is less than 0। तो जब d is less than 0 होता है क्या होते हैं? दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे तो क्या होंगे? अधिकल्पित व काल्पनिक होंगे। अतः यहाँ लिखेंगे अतः दोनों मूल
अधिकल्पित व काल्पनिक होंगे, ठीक है। ऐसे कहानी आप इसको निकालिएगा। ऐसे सवाल आपके प्रश्न परीक्षा में मिलते हैं और आपको करना क्या, सबसे पहले द्विघात संकट से इसकी तुलना करिएगा। तुलना करना तो आपको आता ही है। x स्क्वायर a का मान कितना हो गया 2, x है तो b का मान कितना 4, c का मान यहाँ देखिएगा जो मान होगा रखिएगा। व्युत्तर का सूत्र होता है d बराबर इसके b स्क्वायर - 4ac। अगर यही मनवा धन में आया होता है, सपोज ये धन 48 होता तो कौन वाला नियम फॉलो करता, d इज ग्रेटर देन 0। जब धनात्मक मान आएगा, इसका मतलब d का मान 0 से बड़ा हो रहा है, तब लिखेंगे अतः दोनों मूल वास्तविक व क्या होंगे, असमान होंगे। और अगर हमने मान लीजिए यहाँ रखा, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद यहाँ क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। तो जब 0 आएगा इसका मतलब क्या होगा, d का मान 0 के बराबर आ गया, तब क्या लिखेंगे, तब दोनों मूल वास्तविक व क्या होंगे, समान होंगे अर्थात बराबर होंगे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ d का मान माइनस में आ रहा था ना, 0 से कम रही संख्या देखा पढ़े हैं ना, इधर का मान धनात्मक, इधर का मान ऋणात्मक। अगर ऋण में आ गया d का मान, ऋण आ गया तो लिखेंगे दोनों मूल अधिकल्पित व काल्पनिक होंगे। अगर d का मान धनात्मक आ गया तो लिखेंगे दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक व असमान होंगे। अगर d का मान 0 आ गया तो लिखेंगे दोनों मूल वास्तविक व क्या होंगे, समान बने, बराबर होंगे। इस तरह से आप सवालों के हल आप निकालेंगे और इससे आप बता सकते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है। अब इसी से रिलेटेड सवाल हम आपको अगले दिन बताते हैं। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू।